एम्पियर सर्किट लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा अगला टॉपिक है। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, उसमें क्या कमी थी जो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट एक कॉन्सेप्ट से दूर किया, ये हम देखेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी along क्लोज्ड कर्व सी is equal to mu 0 times the current passing through surface as bounded by closed curve C। पहले तो ये क्लोज्ड कर्व और सरफेस बाउंडेड का मतलब समझिए। जैसे आपके पास टिफ़िन है, टिफ़िन का ढक्कन हटाइए, तो ये टिफ़िन के ढक्कन का जो टिफ़िन का जो मुंह होगा वो सर्किल सा होता है, गोल गोल टिफ़िन है, तो ये जो उसका है वो ये कर्व है, सर्कुलर कर्व, और ये सरफेस है जो उससे पास कर रहा है, ये सरफेस है। जैसे ये कर्व है तो इसे एक सरफेस ऐसे पास कराती है, जैसे घड़े का मुंह है, ये कर्व है, और पूरा घड़ा वो सरफेस है जो इस कर्व को क्लोज किए हुए बैठा है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा क्लोज है जिसका ढक्कन वो कर्व हो, वैसा उसको ये हुआ सरफेस और ये हुआ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, एम्पियर साहब ने कहा जैसे हमने ये कर्व लिया है, ये सर्किल लिया है, ये कर्व सी, ये पूरा कर्व है सी, तो ये एक सरफेस है जो उससे पास कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सरफेस बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी शेप का सरफेस होगा जिसका मुंह ये कर्व होगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, इस पॉइंट के इस कर्व के हर पॉइंट पे अगर हम बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे, डी एल ऐसे हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन मान लो ये बी है, ये डी एल है, तो बी डॉट डी एल हर पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बी डॉट डी एल हर पॉइंट पे कैलकुलेट करते जाएंगे सब जगह, और उनको जोड़ेंगे तो आएगा म्यू जीरो टाइम्स इस कर्व से पास होने वाला कोई भी सरफेस। अगर हम ये सरफेस ले लेते हैं तो इससे पास होने वाली टोटल करंट, इस सरफेस को पेनिट्रेट करने वाली टोटल करंट, अगर हम ये सरफेस ले लेते हैं क्लोज्ड वाला, ये वाला, तो इसको पेनिट्रेट करने वाली टोटल करंट, ये मतलब है। जैसे ये सरफेस हुई करंट आई है, तो अगर ये कर्व है तो चाहे ये सरफेस ले लीजिए और चाहे ये वाला सरफेस ले लीजिए, इसको पेनिट्रेट करने वाली करंट आई है, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो टाइम्स आई। Line integral of magnetic field along closed curve C is equal to mu 0 times the current passing through surface S bounded by closed curve C। mu 0 I ये टर्म है, J डॉट J को बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। ds है एरिया वेक्टर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, पर करंट डेंसिटी की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें कमी क्या थी, कमी ये थी कि मान लो ये करंट आईसी करंट पास हो रही है, कैपेसिटर से करंट पास कब होती है, ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। अगर डीसी करंट है आईसी तो ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पास, मैंने माना ड्यूरिंग चार्जिंग है, यानी इस पर करंट, इस पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे करंट आ रही है चार्ज किस हिसाब से बढ़ रहा है, कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज होगा क्यू सी टी बराबर क्यू जीरो प्लस क्यू टी होगा, क्यू सी टी बराबर क्यू जीरो प्लस आई सी टाइम्स टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या हुआ, आई इंटू टी। अगर कैपेसिटर की प्लेट पे इनिशियली क्यू जीरो चार्ज पहले से मौजूद रहा होगा तो आई सी टी टाइम्स चार्ज और जुड़ता जा रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो क्यू बराबर है क्यू जीरो प्लस आई सी टाइम्स टी। तो इसके प्लेट पे ये चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि करंट आती जा रही है। तो अगर हम ये क्लोज्ड कर्व सी लें, इसके हर पॉइंट पे बी डॉट डी एल निकालें, तो
इसकी वैल्यू आएगी म्यू जीरो टाइम्स आई सी। तो इस वाले के लिए इसमें सरफेस हमने कौन सा चूज किया, ये सरफेस चूज किया ना। इस सरफेस से पास होने वाली करंट आई है, तो म्यू जीरो आई, तो हमें मिला सी बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। हमें पता वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिकल होती है। अगर ये वायर इस सरफेस के सेंटर पे है तो हर पॉइंट पे बी की वैल्यू सेम होगी और अलोंग द डीएल होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो क्लोज लाइन लूप बनाती हैं, तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी टाइम्स, अगर ये रेडियस आर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई सी अपॉन 2 पाई आर। तो वायर से आर दूरी पर अगर एक पॉइंट P1 है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू जीरो आई बाई 2 पाई आर होगी, जो कि हम एम्पियर सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में प्रूव भी कर चुके हैं। तो B एट P1 इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है कि किसने कहा कि हम ये वाला सरफेस लें, हम ये नहीं लेते, हम तो ये वाला सरफेस लेंगे जी, हम ये वाला सरफेस लेंगे, ये वाला। ऐसा बोरा है जिसका मुंह ये कर्व है, बाकी उस बोरे के अंदर प्लेट आई है। अब इसको पेनिट्रेट करने वाला, इस सरफेस को पेनिट्रेट करने वाली करंट तो जीरो है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर तो इंसुलेटर भरा होता है और कैपेसिटर के अंदर करंट होती है जीरो। तो इस सरफेस को पेनिट्रेट करने वाली करंट क्या है, जीरो है, तो ये टर्म हो गया जीरो। तो इस बार हमें मिला B डॉट डी एल बराबर जीरो, यानी कि B इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम ये वाला सरफेस लेते हैं तो B की ये वैल्यू मिलती है, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं B की यही वैल्यू मिलती है, लेकिन दूसरा ये वाला सरफेस चूज करते हैं तो B की जीरो वैल्यू मिलती है। जब भी हम कोई ऐसा सरफेस चूज करते हैं जो कैपेसिटर की प्लेट के भीतर से जाता है, हमें B की वैल्यू हमेशा जीरो मिलती है। तो इस लॉ को में ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया जाए ये वैलिड रहे, हम सरफेस कैपेसिटर की प्लेट के भीतर भी चूज कर सकें। तो ये मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने किया, और यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है उस वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होती है ऑब्वियसली, तभी वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ पाएगी। तो ये मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया कि वेरिंग ई फील्ड क्रिएट्स डिस्प्लेसमेंट करंट, और करंट का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता ही है, तो उसकी वजह से अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी की गई। अंदर जब कैपेसिटर की प्लेट के भीतर एक कंपास रखा गया तो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये डिफ्लेक्ट करता था, ये डिफ्लेक्ट किया। कंपास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जब भी करंट फ्लो कर रही थी तो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, प्रेजेंट था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है। मैक्सवेल ने कहा कि अगर ये कैपेसिटर प्लेट है, जैसे जैसे करंट आईसी इस पे आ रहा है, इसका चार्ज बढ़ता जा रहा है, इस प्लेट पे जो चार्ज है बढ़ता जा रहा है, Q ऑन कैपेसिटर प्लेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू Q नॉट प्लस ICT के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। तो हम मान सकते हैं, और इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज रिलेट होते हैं फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट dA जो होता है गॉस लॉ के हिसाब से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको डिफ्रेंशिएट अगर एप्सिलॉन नॉट इधर भेजा जाए तो आ जाएगा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट E डॉट dA। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें
तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन डॉट टी ए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, इस क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है फाई ई। तो डी क्यू बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई, इस क्वांटिटी को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। की रेट ऑफ चेंज जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो भी एक करंट की तरह बिहेव कर सकता और वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इस इक्वेशन से अगर हम देखें, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी, ये क्यू कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्यू बराबर है क्यू नॉट प्लस आई सी, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होगा आई सी के बराबर। डी क्यू बाई डी टी आई डी है, डी क्यू बाई डी टी आई सी है, तो यहाँ से मिला आपको आई सी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। तो बाहर फ्लो कर रही है कंडक्शन करंट, अंदर फ्लक्स चेंज करने की वजह से फ्लो हो रही है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की, जिसमें केवल कंडक्शन करंट कंसीडर किया गया था, मैक्सवेल ने कहा इसमें भैया डिस्प्लेसमेंट करंट भी जोड़ दो, तो ये हो गया। अब एम्पियर सर्किट लॉ हो गया बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो, पहले आई सी था, अब आई सी प्लस आई डी। अब आप कोई सा भी सरफेस चूज करेंगे और एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ सेटिस्फाई करेगा। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ गया, तो ये मॉडिफिकेशन किया और यहाँ से पता चला कि जब चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्विवेलेंट है करंट के, और जहाँ करंट है वहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर मैक्सवेल का कहना सही है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो अंदर कंपास जो है डिफ्लेक्ट करना चाहिए, और ये पाया गया कि ये होता है। मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को हम इक्विवेलेंट टू करंट मान सकते हैं।